स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स और भारतीय बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटक देखने को मिल रही है। 18,132 के लेवल्स पर इस समय इंडेक्स कारोबार कर रहा है। हल्का सा फ्लैट है, किसी भी समय पॉजिटिव टेरिटरी में जाएगा निफ्टी, ये इशारा जरूर है। निफ्टी बैंक इस बीच 4 पॉइंट ऊपर आ चुका है। 42,864 के लेवल्स पर इस समय कारोबार हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर चाल थोड़ी सी बाय विस्कर आप कह सकते हैं मजबूत है, 32 अंकों की बढ़त। तो इंडेक्स स्पेसिफिक आपको आज उतने बड़े मूव्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हाँ हमारी जो चाल है वो मजबूती की तरफ ही बैठ रही है। टाइटन आज का स्टार परफॉर्मर 2.25% ऊपर है। पावर ग्रिड पर एक बाय कॉल आया, 1.5% से ज्यादा की तेजी। मारुति पर ध्यान दीजिएगा, ये 8,400 के लेवल्स पर 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको साफ नजर आएगा तो इन स्टॉक्स का ही जोर देखने को मिला है। हालांकि ओएनजीसी, बीपीसीएल जैसे काउंटर्स चले नहीं हैं। रिलायंस आज थोड़े से सॉफ्टर साइड पर है, वहां से एक डाउन टिक देखने को मिला। और टेक्नोलॉजी कंपनियां, क्योंकि नैस्डैक पिटा था तो टेक स्टॉक्स में वो बिकवाली का दबाव कायम है। आप इन्फोसिस देखिए 1505 के लेवल्स पर 0.5% नीचे। टीसीएस में मुनाफा वसूली हावी देखने को मिल रही है। और मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, एल&टी टेक सर्विसेज, एलटीआई, एम्फोसिस, ये सब थे जो नेगेटिव साइड पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे। चलिए अब हमारे जानकारों से पूछते हैं इस समय इस मार्केट को इन्होंने दरअसल ओपनिंग से अब तक एनालाइज कर लिया है, यहां से आगे चाल को कैसे पढ़ेंगे और क्या ट्रेड लेंगे। अमित सेठ, प्रकाश काबा, स्वाति होतकर हमारे साथ है। काबा साहब, अब इंडेक्स पर कोई व्यू बन रहा है क्या? क्योंकि निफ्टी वैसे आप देखें तो डे हाई के करीब ही है। बस एक्चुअली इंडेक्स खुला था ट्रैप जोन पर, वो ट्रैप जोन पे ही अभी ट्रेड कर रहा है। बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड है। जब वो कल का हाई पार कर लेगा, मेरे ख्याल से वो कर सकता है, पॉसिबल है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप जोन में बाय ऑन डिप्स हुआ है, सेल ऑन राइस नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छे लगते हैं। निफ्टी जब तक 18,100 के ऊपर है, 18,080 के ऊपर है, आई थिंक हो सकता है 18,200 से 18,300 जा सकते हैं। और बैंक निफ्टी कहूंगा 42,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर। यस, ओके, अपमूव मिलना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में इस समय। और इनफैक्ट सभी सेक्टोरल इंडिसेस अब ग्रीन में हैं, मिड कैप इंडेक्स भी ग्रीन में हैं। डीएलएफ लेकर आइए एक बार जरा इंट्राडे, और कुछ नए नए स्टॉक्स जुड़ रहे हैं बेसिकली आज इंट्राडे में। अच्छी खासी बाइंग डीएलएफ में आपको देखने को मिलेगी। संवर्धन, मदरसन अच्छा मूव दिखाते हुए आपको। मारुति अब 8400 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, तो मारुति में तो एक ज़बरदस्त ट्रेड रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंकों में वापस तेज़ी स्टार्ट होगी। एक बार जरा बैंक ऑफ बड़ौदा का इंट्राडे लेकर आइए इनफैक्ट, और मूव देखिए। कैनरा बैंक का मूव देखिए, पीएनबी का मूव देखिए, और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स वो खुद इस समय काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए, ये सारे के सारे स्टॉक्स इस समय एक अच्छे खासे ग्रीन में आते हुए। स्वाति होतकर भी जुड़ गई हैं हमारे साथ। स्वाति जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड क्या होगी यहाँ पर? जी सर जी, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज मार्केट ने काफी अच्छा ओपनिंग देने के बाद उसने एटलीस्ट स्ट्रेंथ बरकरार रख रहा है। मुझे लगता है ये पुल बैक रैली कंटिन्यूड हो सकती है निफ्टी में 18,170 18,200 के आसपास तक। तो वो एक व्यू रख के मैं दोनों बाय कॉल देना चाहूंगी। एक है सीमेंस पर। सीमेंस हम लोग ने देखा लास्ट 2 दिन से पुल बैक रैली नजर आ रही है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में 50 डेज मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है इसमें हमें पोटेंशियल पुल बैक रैली नजर आएगी 2950 के लेवल तक। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा 2830 का स्टॉप लॉस। सेकंड बाय कॉल मेरा हिंडाल्को पे। हिंडाल्को में काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। लास्ट 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं 20 डीएमए के ऊपर वेल प्लेस्ड है। मुझे लगता है ये इसमें भी एक पोटेंशियल अपमूव रैली हमें 485 तक हमें देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल पे हिंडाल्को बाय कीजिएगा, 460 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 485 to 490 लेवल्स। ओके, तो हिंडाल्को में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको साफ मिलती हुई दिखाई देगी। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी हर्षिता मैम, 2 स्टॉक्स अभी पसंद आ रहे हैं। पहला है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, काफी अच्छा है, टेंडेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। करंटली 416 का इसका प्राइस है। इसे बाय करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 425 और स्टॉप लॉस रखेंगे 409 का। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज अपोलो टायर। इस स्टॉक ने पर्टिकुलर स्टॉक ने बाजार की सारी वॉलेटिलिटी में काफी स्ट्रेंथ दिखाया है। इसमें इट वाज नॉट अफेक्टेड, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका काफी स्ट्रांग है। सारे अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 325 का प्राइस है, 321 का स्टॉप लॉस रहेगा और 335 के टारगेट्स रहेंगे अपोलो टायर में। ओके, चलिए 2-3 पीएसयूज में एक अच्छी खासी बाइंग देख रहे हैं आप। आज एमटीएनएल का चार्ट लेकर आइए। नॉर्मली बात नहीं करता है मैं स्टॉक की, लेकिन
इस महीने MTNL ने अच्छा खासा मूव दिखाया आपको और एक्चुअली आज ही एक अच्छा मूव है, करीब करीब 10% का मूव इस समय MTNL के स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। एक तो और स्टॉक लेकर आते हैं, कल्याण ज्वेलर्स लेकर आइए जरा। टाइटन की हम सुबह से बात कर रहे हैं, कल्याण ज्वेलर्स भी एक अच्छा खासा मूव दिखा रहा है। इनफैक्ट कल्याण ज्वेलर्स ने टाइटन का आउट परफॉर्म किया है। ये 52 वीक हाई के काफ़ी करीब इस समय स्टॉक 128.65 इस समय कल्याण स्टील का भाव, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आ रहा है। और वो जो रेलवे स्टॉक्स थे 2-3 उनमें थोड़ी सी बाइंग वापस स्टार्ट हुई है। IRFC फॉर एग्जांपल, यहाँ पर थोड़ा सा एक क्लियरली आपको एक बाइंग इंटरेस्ट दिखाई देगा। और इंट्राडे में काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। IRFC इनफैक्ट काफ़ी अच्छा खासा आपको इंट्राडे में मोमेंटम दिखाएगा और यहाँ पर एक मूव। और एक वोडाफोन आइडिया आज मार्केट में मतलब एक क्लियरली मिड कैप्स में थोड़ी सी बाहर है। मिड कैप इंडेक्स अब करीब करीब 72 पॉइंट ऊपर। ये देखिए वोडाफोन आइडिया में किस तरीके से एकदम से जंप आया है और मिड कैप इंडेक्स में एक अच्छी खासी आप बाइंग देख रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र बार बार जा रही है मारुति को, मैं बार बार रिविजिट कर रहा हूँ उसको क्योंकि अब 8410 मारुति। गाबा जी, टारगेट मीट हुआ आपका? 8400 फर्स्ट टारगेट था, वो अचीव हो चुका। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है 8500 और उस तरफ जा ही रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वहां पहुंचेगा भी। उसके बाद 855 भी पॉसिबल है। मारुति का जो सेटअप था कल और परसों, एक्चुअली फर्स्ट इनिशियल सिग्नल इंट्राडे दिया था परसों, कल उसने कंफर्मेशन दिया और आज एक अपमूव मिल रहा है। तो यस, मारुति एग्रेसिव बाय था उस समय। मारुति ऑफ कोर्स एक अग्रेसिव बाय और यहाँ पर टारगेट अचीव होता हुआ एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी यहाँ पर मार्केट खुलने के साथ ही बनी है। कुछ और ट्रेड्स जो वायदे बाजार में अब थोड़ी सी हरकत दिखा रहे हैं, एक तो कैनरा बैंक, और कैनरा बैंक में आज दरअसल पहला ट्रेड आया था शिल्पा की तरफ से और इनका टारगेट 325 का वैसे था और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी 310 के कॉल में भी आइडेंटिफाई की थी। 310 वाला कॉल लेकर आई है जनवरी वाला। इन्होंने कहा था करीब 12 रुपए के आसपास आप खरीदेंगे, फायदा कमाएंगे और यहाँ पर 20 के ऊपर के टारगेट्स इन्होंने दिए थे। 310 का कॉल लेकर आएंगे प्लीज कैनरा बैंक का, जैन का, जहां पर क्लियरली वो मोमेंटम अब जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 हो चुका, तो यहाँ पर क्लियरली एक व्यू तेजी का बना और यहाँ पर मोमेंटम भी हर टिक के साथ बढ़ रहा है। स्वाति, इसमें कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है अब भी नया फ्रेश खरीदा जा सकता है? 2% ऊपर 6% का OI एडिशन, रोल ओवर 65% तक के। ये सरसुदा जी, ये स्कैनर बैंक में हम लोग एक काफी अच्छी मूव देखी है लास्ट 3 दिनों से। मुझे लगता है ये मोमेंटम हमें 317 320 तक ही लेके जा सकता है, जो कि 20 DMA के आसपास ये पुल बैक रैली कंटिन्यू होती है। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड इससे थोड़ा फेवर में नहीं है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं 308 के स्टॉप लॉस से, बट फ्रेश पोजीशंस में करंट लेवल पे इनिशिएट नहीं करना चाहूँगी। आई बिलीव ये पुल बैक रैली 318 320 के लेवल तक कैरी ऑन कर सकती है। ओके, एक्चुअली पेज इंडस्ट्रीज़ लेकर आइए एक बार जरा। पेज इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छा खासा मोमेंटम इस समय। इनफैक्ट पेज ने पिछले कई महीने से एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। 2% ऊपर इस समय पेज इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक 44,445। अमित, इसको ट्रैक किया है क्या आपने, या अगर चार्ट देखकर बता सकें कोई मूव यहाँ पर? जी अनु जी, पेज इंडस्ट्रीज में एक बेस फॉर्मेशन बना है अराउंड 42,000 से लेके 43,000 का। उस बेस का हम ब्रेकआउट देख रहे हैं, बट क्योंकि स्टॉक अपने सारे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि इसका लॉजिकल टारगेट इज अराउंड 45,600, जो कि इसका 200 डेम है। तो अगर कोई इसमें बने हुए तो डेफिनेटली बने रहे। स्टॉप लॉस एक छोटा सा 2% का रखिए 43,500 का। चलिए 43,500 का स्टॉप रखें। गाबा जी, आपकी इस समय कोई फ्रेश कॉल? जी हाँ, मुझे जो स्टॉक पसंद है इस वक्त वो है UPL। बहुत बढ़िया बेस बना है 3-4 दिन से और आज एक अपमूव मिला है। ट्रेड कर रहा है 729 पर, स्टॉप लगाइए 720 का, बस ज्यादा नहीं। मुझे लगता है 750 की तरफ जा रहा है UPL, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, वो थोड़ा इनिशियल बाय सिग्नल दे रहा है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर 1820 का कोई स्टॉप लगाकर चले, अब ट्रेड कर रहा है 1828 पर। पॉसिबल है कि 1840 to 1850 जा सकता है। ये इनिशियल बाय सिग्नल है, एग्रेसिव ट्रेड है यहाँ पर, लेकिन UPL बहुत ही बढ़िया कॉल है। UPL में एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पर गावा साहब ने आइडेंटिफाई किया है, तो इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। और स्टॉक पे मोमेंटम आया भी है, जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे। इसने ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आज दरअसल देखिए फिर से इसमें तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। एक और ट्रेड जो दरअसल फिर से अपनी चाल को मजबूत कर रहा है, टाटा स्टील। कल का आउट परफॉर्मर अनुज यहाँ पर करीब 111 तक के लेवल्स। तो जो आपने कहा था कि डिप पर शायद
मेटल कंपनियों में खरीदारी आएगी, ठीक वही टाटा स्टील में प्ले आउट होता हुआ। बीच में ऐसा लगा था कि फिर से नेगेटिव टेरिटरी में स्लिप होगा, लेकिन संभल कर अब 0.5% ऊपर है। टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, सारे के सारे स्टील स्टॉक्स बेसिकली हर्षिता। इसमें मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक तो चाइना फैक्टर है और एक यूएस फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। जो बड़ी तेज़ी आई थी, जब पिछले साल वाली जो बड़ी तेज़ी आई थी, तब दोनों के दोनों आपके फेवर में थे, यूएस और चाइना। उसके बाद चाइना में ये सब लॉकडाउन और उसके बाद यूएस में थोड़ा सा रिसेशन का फेयर, तो एक चाइना फैक्टर ओपन अप हो रहा है। यूएस का रिसेशन का रिस्क अभी भी है मेटल स्टॉक्स पर, लेकिन मुझे लग रहा है मार्केट अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मार्केट अभी सिर्फ चाइना फैक्टर पर फोकस कर रहा है और इसके लिए ये थीम अभी वर्कआउट कर रही है। इनमें से कोई ट्रेड जो आप इस समय नया खरीदना चाहेंगे अमित, मेटल्स? जी हर्षिता मैम, जेएसडब्ल्यू स्टील का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इसमें एक अपमूव बाकी है, स्टॉक आज भी अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है। 764 का प्राइस है। मुझे लगता है कि अगर 750 इंटैक्ट रहता है तो 800 के टारगेट्स पॉसिबल है जेएसडब्ल्यू स्टील में। ओके, बार बार नजर जा रही टाइटन पर। अब एक बार फिर इंट्राडे हाई टाइटन ने लगाया। एक बार जरा फिर से स्टॉक लेकर आते हैं। देखिए 2570 इस समय और ज़बरदस्त मूव इस समय टाइटन में। गाबा जी, कोई फॉलो थ्रू इस पर, टाइटन पर? जी हाँ, 2571 पर ट्रेड कर रहा है। जो मोमेंटम है उसके हिसाब से वो लगता है 2600 पार कर लेगा। इसका सिग्नल भी 3-4 दिन पहले आया था, लेकिन आज तेजी पकड़ी है। एक क्लासिकल बेस बना हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट बनाया टाइटन पे। स्टॉप लगाना पड़ेगा 2540 पर एंड राइट द ट्रेंड। हो सकता है 2650 भी पॉसिबिलिटी है टाइटन में। यस, अप मूव ऑन है टाइटन। तो टाइटन में एक अप मूव क्लियरली ऑन है और इस ट्रेड को आप एक्सटेंड करके ही चलेंगे तो बेस्ट रहेगा। अच्छा, एक ट्रेड जो स्वाति आपने कल मेंशन किया था, गोदरेज कंज्यूमर, आज फिर करीब 900 के आसपास आता हुआ 1% का इजाफा देखने को मिला है। इस ट्रेड में बने रहने की सलाह है क्या? यस डेफिनेटली हर्षदा जी, क्योंकि क्लस्टर रेजिस्टेंस है 900 का लेवल एंड वो काफी ट्राई कर रहा है अपसाइड ब्रेकआउट देने की। जैसे ही ब्रेकआउट देगा 900 रुपए का, मुझे लगता है ये कंटिन्यूड रहेगा रैली 915 920 के लेवल तक। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी होल्ड करना चाहिए। मैंने कल आपको 880 का स्टॉप लॉस रिकमेंड किया था, तो वो स्टॉप लॉस रखें, आप अपने लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। ओके, देखिए मार्केट में मिड कैप्स में अब ज़बरदस्त मोमेंटम। एक बार एस्ट्रल लेकर आइए इंट्राडे। सारे के सारे हम एफएनओ स्टॉक्स पर ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इस समय। एस्ट्रल में ज़बरदस्त तेज़ी इस समय, इंट्राडे में आप वो मूव देखेंगे। एमआरएफ में वापस एक मूव स्टार्ट हुआ है, 88,500 एमआरएफ का भाव। एबट एक और स्टॉक है जहाँ पर आप बाइंग देख रहे हैं। और ये सारे के सारे हाई प्राइस स्टॉक्स है। प्राइस मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इनकी सबकी बहुत ज़्यादा है। अतुल लिमिटेड देख लीजिए, वो भी 8000 से ऊपर का स्टॉक है, वहाँ पर भी एक क्लियरली बाइंग इंटरेस्ट है। सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो एक अच्छा खासा मूव दिखा रहे हैं। पेज इंडस्ट्रीज़ में आपने वो मूव ऑलरेडी देखा ही था। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स एक डिसेंट मोमेंटम है इस समय। और स्टॉक्स जोड़ देते हैं इस कैटेगरी में, श्री सीमेंट और हनीवेल। ये दो और स्टॉक हैं जो एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं। बॉश एक और स्टॉक है। इस जितने भी स्टॉक्स हैं बेसिकली 15,000 17,000 से ऊपर वाले जो स्टॉक्स हैं वो वैल्यू टर्म्स में, उन सब स्टॉक्स में एक आज मोमेंटम दिख रहा है आपको। और अतुल 8,000 से ऊपर का स्टॉक है ये, अतुल में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं नए साल की। सिर्फ 3 ट्रेडिंग दिन बचे हैं इस साल। तो बाजार में निफ्टी फ्लैट रहा है, लेकिन इंडिविजुअल सेक्टर्स में अच्छा मूव है। बैंकिंग और खासकर सरकारी बैंकिंग जिसमें आपने अच्छा पैसा बनाया है, एफएमसीजी में अच्छा पैसा बनाया और बाकी की पीएसयू कंपनियों में भी अच्छा मुनाफा मिला है। हालांकि आईटी ने निराश किया और फार्मा ने निराश किया है। अब ये समझना है हमें कि अगले साल में बाजार की चाल कैसी रह सकती है और कौन से सेक्टर्स में पैसा बन सकता है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीआईओ मिहिर बोरा। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। 2022 की लास्ट चर्चा आपके साथ। किस तरीके से देख रहे हैं आप ये जो 2022 गया और क्या व्यू होगा 2023 के लिए? नमस्कार अनुज, 2023 के लिए खूब खूब बेस्ट विशेस आपको और आपके व्यूअर्स को। आपको भी। हाँ, 2022 में काफी सारी लर्निंग्स हुई मैं कहूंगा, और काफी सारी अच्छी एक्सपीरियंस हुए। वैसे निफ्टी लेवल पे देखे तो मार्केट ने कुछ खास रिटर्न्स दिए नहीं है, पॉजिटिव है लिटिल बिट, लेकिन सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक आपने जैसे कहा काफी सारी मूवमेंट्स हुई हैं। एक बड़ी थीम हमने देखी कि जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हाई है कंपेयर टू द ग्लोबल इकोनॉमी, और उसके अच्छे रीजंस भी हैं, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से ग्लोबल स्लोडाउन हो रही है, यूएस फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और जापान जो है कड़ा रवैया अपना रही है कि इन्फ्लेशन या महंगाई को फाइट करना है, ग्रोथ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है फॉर द ईयर।
तो उसके सारे इम्पैक्ट की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उसमें काफी स्लो डाउन दिखी। उसके कंपैरिजन में इंडिया में भी थोड़ी टाइटनिंग हुई है, लेकिन हमारे लिए जो 6 to 7% की जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन की दर है, वो इतनी अननोन नहीं है। तो हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है, वो रिलेटिवली बेटर करी है। ये एक बड़ा ट्रेंड हमने देखा। इसकी वजह से जैसे देखा कि आईटी जो है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। और जो लोकल थीम्स हैं जैसे कि फाइनेंशियल्स हैं, कंज्यूमर में ऑटो वगैरह है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है ये साल में। तो एक लोकल वर्सेस ग्लोबल का जो है, उसमें लोकल में बेटर रहा है इंडिया में। और मेरा व्यू ये है कि 2023 में भी ये ट्रेंड्स बरकरार रहेंगे। चलिए, आपने ग्लोबल की बात की है तो मैं सेक्टर स्पेसिफिक आऊँ इससे पहले मैं एक बार आपका व्यू जानना चाहूँगा। ये जो चाइना में ओपनिंग अप हुई है और जिस तरीके से हुई है और जिस तरीके से चाइनीज़ मार्केट ने पिछले 1.5 महीने में मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, एक रिस्क फैक्टर है क्या 2023 में कि फंड फ्लोज चाइना की तरफ ज़्यादा जाएंगे कंपेयर टू इंडिया? मुझे लगता है इन जनरल फंड फ्लोज डेवलप्ड मार्केट्स से मूव करके इमर्जिंग मार्केट्स में जाएंगे, और उसमें मेरे ख्याल से इंडिया नंबर 1 है। चाइना अब टेक्निकली नंबर 2 हो सकता है, लेकिन जो इस तरह से लास्ट 3 साल में चाइना के विरुद्ध में कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, जो जिस तरह से चाइना ने पॉलिसीज अपनाई है, प्लस जियोपॉलिटिकल वाइज भी चाइना रिस्की कंसिडर किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पैसा चाइना में जा सकता है। बट मुझे नहीं लगता है ये इंडिया के अगेंस्ट में जाएगा। इंडिया में पैसा कंटिन्यू रहेगा आने का। जो इंक्रीमेंटल पैसा है शायद चाइना में जाए, बट मुझे नहीं लगता है कि चाइना को लेने के लिए लोग इंडिया बेचेंगे। ये सिचुएशन मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि चाइना +1, यूरोप +1 में मैन्युफैक्चरिंग खास करके जो शिफ्ट हो रही है, उसमें इंडिया में काफी दिलचस्पी है। और हम एफडीआई फ्लोज देखें, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स के फ्लो भी देखें, तो इंडिया की तरफ ही ज्यादा पॉइंट कर रहे हैं। इनफैक्ट कभी मैंने ट्वीट भी किया था कि जो ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं, उनका सर्वे लिया गया था, तो उसमें इंडिया नंबर 1 डेस्टिनेशन कंसिडर किया जा रहा है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो इंडिया में बिकवाली करके चाइना जाएंगे, ये मुझे नहीं लग रहा। ओके, चलिए ठीक है। तो ये एक ब्रॉडर सेटअप हो गया इस समय का। अब इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करते हैं। क्योंकि मैंने चाइना की बात की है, मेटल्स में एक मोमेंटम है इस समय, लेकिन काफ़ी तेज़ी हमने ऑलरेडी देखी है। मेटल्स इंडेक्स में काफ़ी बड़ी डिक्लाइन आई थी और उसमें अब वापस रिकवरी और वापस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब। यहाँ पर क्या व्यू होगा मिहिर? पोर्टफोलियो स्टॉक्स बनाएंगे इनको या फिर टैक्टिकल प्ले ही रहेगा ये? देखिए, अगर चाइना ओपन अप हो रहा है और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, तो चाइना इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ ग्लोबल डिमांड फॉर ऑल द लार्ज कमोडिटीज। तो डेफिनेटली ये कमोडिटीज में इंपैक्ट आएगी। लॉन्ग टर्म के लिए हम कमोडिटीज को एक स्ट्रेटेजिक कॉल नहीं गिनते। इट्स मोर ऑफ अ टैक्टिकल कॉल। 3 महीना, 6 महीना, 1 ईयर तक का व्यू लेते हैं हम कमोडिटीज में। हम ऐसे 5 ईयर कंपाउंडिंग काइंड ऑफ स्टोरी नहीं गिनते। बट टेक्निकली डेफिनेटली अगर चाइना ओपन अप होता है तो मेटल्स में तेजी बरकरार रह सकती है। ओके, और अब कुछ बड़े सेक्टर्स की बात करते हैं। इस साल अच्छा पैसा बना है बैंकों में और खासतौर से पीएसयू बैंकों में। ओवरऑल आपका क्या व्यू होगा फाइनेंशियल सेक्टर पर और विद इन दैट पीएसयू बैंकों पर? व्यू पॉजिटिव है। विद इन फाइनेंशियल सेक्टर बैंक्स को हम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू ऑल द अदर सेगमेंट्स, लाइक एनबीएफसीज हैं, या तो इंश्योरेंस है, या तो एसेट मैनेजमेंट है, ब्रोकिंग है। ये सारे के कंपैरिजन में हमें लग रहा है कि बैंक्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव पोजीशन में है, एटलीस्ट फॉर 2023। और विद इन बैंक्स ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक्स तो टेक्निकल कॉल है ही, बट विद इन बैंक्स हमारा जो स्ट्रक्चरल कॉल है वो प्राइवेट सेक्टर पे ही ज्यादा फोकस रहता है। अब बैंकिंग में प्रेफरेंस होने का ये सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो काफी समय के बाद क्रेडिट ग्रोथ आ रही है सिस्टम में। 15, 17, 18% तक की क्रेडिट ग्रोथ काफी साल से हमने देखी नहीं है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। सेकंड इज एनपीए के जो इश्यूज हैं वो काफी हद तक सॉल्व कर दिए थे बैंक ने लास्ट 3 साल में, काफी अग्रेसिवली प्रोवाइड करके। आरबीआई ने भी काफी लिबरल पॉलिसीज दे के बैंक को एक टाइम दिया एडजस्ट करने को। तो बैलेंस शीट क्लीनअप काफी अच्छा हो चुका है बैंक्स का, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक। और तीसरी बात यह है कि जिस तरह से आरबीआई ने लिक्विडिटी टाइट की है, इंटरेस्ट रेट्स के दर ऊपर जा रहे हैं, तो जो इंस्टीट्यूशंस डिपॉजिट गैदर कर सकते हैं, रिटेल डिपॉजिट्स खास करके, उनको काफी फायदा रहता है।
इस कंपैरिजन में बैंक्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है एनबीएफसीज के कंपैरिजन में, क्योंकि बैंक्स के पास एक बहुत बड़ा रिटेल डिपॉजिट का बेस होता है जो एनबीएफसीज के पास नहीं होता, और राइजिंग इंटरेस्ट सिनेरियो में बैंक्स जो अपनी हायर डिपॉजिट रेट्स है वो इजीली पास कर सकती हैं। तो ये काफी टेलविंड्स है बैंकिंग सेक्टर के लिए, और व्यू पॉजिटिव है। ओके, व्यू पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर पे। ऑटोज यहाँ पर भी एक अच्छी खासी हमने आउट परफॉर्मेंस देखी है, आज भी इनफैक्ट सेक्टर ऑफ द डे ऑटोज ही है। ऑटोज में सेगमेंट देखना चाहिए। ओवरऑल व्यू लग रहा है कि पॉजिटिव है, लेकिन एक दो सेगमेंट में हमें लग रहा है कि अभी भी वीकनेस है, जैसे कि टू व्हीलर्स में इतनी डिमांड नहीं दिख रही है, मे बी रूरल इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही है अभी, इसलिए रूरल जो सेगमेंट है, खास करके लोअर टिकट सेगमेंट हम गिनते हैं जिसको टू व्हीलर्स, वो इतना अच्छा नहीं कर रही है। लेकिन कार्स में अभी भी डिमांड दिख रही है। some of the manufacturers are still facing some issues with supplies on chips etc, बट वो अगर सॉल्व हो जाती है तो मेरे ख्याल से कार में सेगमेंट अच्छा कर रहा है, एसयूवीज में सेगमेंट अच्छा कर रहा है, और कमर्शियल व्हीकल्स में भी सेगमेंट अच्छा कर रहा है। तो मेरे ख्याल से टू व्हीलर्स के अलावा जो सेगमेंट्स हैं ऑटोमोबाइल में अच्छा कर रहे हैं, और अभी भी हम देखें वॉल्यूम ग्रोथ तो 2019-20 में जो वॉल्यूम से उससे थोड़ी ही ज्यादा है, तो 3 साल तक हमने देखा है कि इतना कुछ खास ग्रोथ आया नहीं है, और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे इतना ग्रोथ है, ये सेगमेंट तो ज्यादा ग्रो करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1-2 साल के लिए तो हमें अच्छा ग्रोथ दिखना चाहिए, खास करके फोर व्हीलर्स में। ओके, चलिए ठीक है, ये बात हो गई कुछ इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स की। डिजिटल और न्यू एज कंपनीज 2022 काफ़ी खराब रहा इनके लिए। 2021 में जितना मोमेंटम था और जितना एक जैसे कहते हैं यूफोरिया था, 2022 में एग्जैक्ट उसका उल्टा, और कोई टच नहीं करना चाहता था इन स्टॉक्स को। अब ये कुछ स्टॉक्स 70 से 80% गिरे हैं मेरे जी, यहाँ पर कुछ पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है क्या? सर्टनली 2022 में जिस तरह से करेक्शन आई है, जैसे आपने कहा, तो अब जो सिलेक्टिवली जो है काफी अच्छे स्टॉक्स जो हैं जिसने अच्छी फ्रेंचाइज बनाई हुई है रिटेल में, और खास करके जिसके मॉडल्स जो हैं वो जिसमें कोई एंट्री बैरियर्स हैं, तो जो सिलेक्टिवली हम देख रहे हैं इसको, और यू कैन से वी आर निबलिंग इन दिस सेगमेंट आफ्टर 70-80% कॉल, बट ये काफी स्टॉक स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि हम 10 नाम ले रहे हैं, उसमें 2 या 3 नाम हमने सिलेक्ट किए हैं और जिसमें एक्सपोजर हम बढ़ा रहे हैं। ओके, चलिए खैर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक इंडिकेशन तो मिल ही गया होगा लोगों को जिस तरीके की आपने बात की उससे। आईटी में लेकर लोग अभी भी डिवाइडेड हैं, आप किस कैंप में हैं, बुलिश या बेरिश? आईटी में अब हम नेगेटिव ही हैं अभी भी व्यू, क्योंकि जैसे ओवरऑल थीम हमने देखी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करना है, ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन चालू रहेगा मेरे ख्याल से 2023 में भी। तो वो हिसाब से जिस तरह से हमने यूएस में भी नैस्डैक का करेक्शन देखा है, डिमांड एनवायरनमेंट जो है आईटी का, वो मुझे लग रहा है अभी भी वीक रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आईटी सर्विसेज जो 25% ग्रो करी थी 2021-22 में वो नेगेटिव हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बट मेरे ख्याल से ग्रोथ जो है वो पुराना जो 10-12% ग्रोथ था वो लेवल पे आ जाएगा। तो ग्रोथ रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा अट्रैक्टिव ग्रोथ बाकी डोमेस्टिक सेक्टर्स में रहेगा, तो रिलेटिवली हम अंडरवेट हैं फिर इसमें। रिलेटिवली अंडरवेट हैं, चलिए। और कौन सी थीम, कोई स्पेसिफिक थीम जो इस समय आपको अच्छी लग रही है मेयर? देखिए, सबसे बड़ी जो होप है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट में। फिजिकल एसेट क्रिएशन जो है काफी वीक रहा है। इनफैक्ट लास्ट 2 साल में भी अगर देखें जो इन्वेस्टमेंट्स हुई है मोस्टली गवर्नमेंट ने करी है, प्राइवेट सेक्टर का इतना ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो। मोस्ट ऑफ द वर्क हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से अगर इंडिया को 7-7.5% ग्रो करना है, तो इन्वेस्टमेंट्स खास करके प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हमने देखा था 2002 से लेके 2010 तक जो साइकिल आया था, वो उस तरह का साइकिल चाहिए हमें अगर 7% से ज्यादा ग्रो करना है। तो वैल्यूएशंस कंस्ट्रक्शन कंपनीज के देखें या कैपिटल कंपनी के देखें, इंफ्रा रियल एस्टेट कंपनीज के इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये सेगमेंट में अगर ट्रैक्शन आता है, जो हमारी होप है, तो मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। तो एक जो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट एंड प्लस सम ऑफ द पीएलआई जो मैन्युफैक्चरिंग में दिया गया है, डिफेंस में जहां पे गवर्नमेंट बोल रही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया में बनाओ, तो ये एक बड़ी थीम है कि भाई इंडिया में मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, वेदर इट्स डिफेंस और पीएलआई और एनी अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये एक बड़ी थीम में हम फोकस कर रहे हैं, जिसमें आ जाता है कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए
रियल एस्टेट या इससे रिलेटेड किसी सेक्टर में आपको तेजी दिख रही है यहाँ पर मेहर? सर्टनली रियल एस्टेट में अगर हम लास्ट 6 महीने का डिमांड देखें तो काफी रेसिडेंशियल में काफी अच्छी डिमांड है, कमर्शियल में भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी अच्छी है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा और नहीं बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट इज जैसे मैंने कहा एक इन्वेस्टमेंट की जो साइकिल है वो पिकअप होनी चाहिए जिसमें रियल एस्टेट भी आ जाती है। तो वैल्यूएशंस आर अट्रैक्टिव इन दिस सेक्टर। अगर थोड़ा बहुत ट्रैक्शन जैसे हमने लास्ट 3-4 महीने में देखा है वो कंटिन्यू रहेगा तो रियल एस्टेट सेगमेंट भी अच्छा कर सकता है। चलिए मेहर जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, और एक बार फिर आपको, आपकी फैमिली को और पूरी टीम को नए साल की बधाइयाँ। अब आपसे 2023 में बात करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद, आपको भी ऑल द बेस्ट। चलिए, ये इस समय लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट का शो खत्म करें इससे पहले एक बार स्वाति जी के पास चलते हैं। स्वाति जी, कोई जो चर्चा चल रही थी इसमें कोई स्टॉक आपके रडार पर आया? यस, मेरे रडार में फिलहाल तो अभी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है। ये काफी मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। बट ये मींस कंडीशनल बाय कॉल रहेगा। ऊपर में 173 174 का हम देख रहे हैं। लास्ट 2-3 दिन से ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट दे देगा उसमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली कैचअप करेगी क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन है आर्ली चार्ट में। उसका ब्रेकआउट 173 50 174 का है। इट्स अ कंडीशनल बाय कॉल, बाय अबव 174 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 170 का। मुझे लगता है जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो हमें एक 10 to 15 पॉइंट्स का मोमेंटम रैली देखने मिल सकता है जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 185 to 190 के रेंज में। तो इट्स अ कंडीशनल बाय कॉल ऑन स्टरटेक अबव 174। स्वाति जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये सारी कॉल्स देने के लिए। कंडीशनल ब्रेकआउट स्टरलाइट टेक पर, कंडीशनल ट्रेड स्टरलाइट टेक पर इस समय ये इस शो की लास्ट कॉल। ब्रेक लेते हैं और मुझे इजाज़त दीजिए। उसके बाद ब्रेक के बाद नीरज जी कमान संभालेंगे और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपके सवालों के जवाब देंगे।